नमस्कार, जन्मू-कश्मीर लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं काशी संवाद। काशी संवाद में आज हम बात करेंगे वाराणसी से दिल्ली के बीच शुरू होने वाली बुलेट ट्रेन की तैयारियों की। आज सुबह जिलाधिकारी द्वारा कोविड अस्पताल के आकस्मिक किए गए निरीक्षण की, कोरोना काल में पितृ विसर्जन के दौरान पुरोहितों को हो रही दिक्कतों की, बुधवार सुबह एक साथ 183 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, और इसके साथ साथ चीनी मंझे को लेकर हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सपा द्वारा किए गए प्रदर्शन की। वह दिन दूर नहीं जब वाराणसी से दिल्ली की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी, और ऐसा संभव होगा बुलेट ट्रेन के शुरू होने से। वाराणसी के साथ साथ सबसे व्यस्त मार्गों पर बुलेट ट्रेन की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन द्वारा गत दिनों डाटा कलेक्शन के लिए टेंडर जारी कर दिए गए। जिन 7 व्यस्ततम रूटों पर बुलेट ट्रेन शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है, उनमें वाराणसी दिल्ली के अतिरिक्त वाराणसी, हावड़ा, चेन्नई, मैसूर, मुंबई, नागपुर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद शामिल है। वाराणसी से दिल्ली के बीच शुरू होने वाली इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के लिए 12 स्टेशन बनाए जाने की संभावना है, जिसमें भदोही, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, कन्नौज, इटावा, आगरा, मथुरा, जेवर और नोएडा शामिल है। वाराणसी से यह बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को दी जाने वाली सबसे बड़ी सौगात होगी। इससे पहले मोदी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की सौगात दे चुके हैं। यह परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वस्त किया है कि NHAI जमीन उपलब्ध कराएगा। जमीन अधिग्रहण की समस्या को परियोजना में आड़े नहीं आने दिया जाएगा। तो अभी आपने देखा वाराणसी और दिल्ली के बीच बुलेट ट्रेन की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इससे वाराणसी और दिल्ली के बीच की दूरी बेहद आसान होगी और इससे बनारस के पर्यटन उद्योग को नई उड़ान मिलेगी। अब बुलेट ट्रेन की तैयारियों की आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। जैसे डाटा कलेक्शन का काम पूरा होगा, जैसे उसकी DPR तैयार होगी, किस तरह से बुलेट ट्रेन की क्या योजना और आगे बढ़ती है, इस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। आज वाराणसी में जिलाधिकारी ने सुबह सुबह ESIC अस्पताल में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी को अस्पताल में काफी लापरवाहियां मिली। जांच के लिए आए लोगों की देर तक बैठे रहने पर भी जिलाधिकारी ने सवाल किया और उन्होंने जल्द से जल्द उनकी जांच कराने को निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि अस्पताल के अंदर लोगों को सिर्फ थर्मोमीटर से ही चेक किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों का थर्मोमीटर के अलावा ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन भी चेक किया जाए और पल्स भी चेक किया जाए। पल्स मीटर और ऑक्सीमीटर भी काउंटर पर रहे और उसे रजिस्टर पर नोट किया जाए। अस्पताल की दुर्व्यवस्थाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने CMO से अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी रिपोर्ट तलब की है कि कितने स्टाफ यहां तैनात हैं। कोरोना काल में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर आयोजन से रोक के चलते इस बार पितृपक्ष में पंडितों और पुरोहितों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पे वाराणसी से बाहर से श्रद्धालु त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंडदान के लिए वाराणसी का रुख करते रहे हैं, लेकिन इस बार सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक के चलते बाहर से श्रद्धालु बहुत कम संख्या में वाराणसी आए हैं, जिसके चलते पंडितों पुरोहितों को कमाई पर पूरा असर पड़ा है। और उनके लिए साल भर में ये एक ऐसा आयोजन होता है जिससे कि उनका जीविकोपार्जन चलता है। इस संदर्भ में हमने पंडितों पुरोहितों से बात की। मैं संतोष शर्मा हूँ, क्षेत्र का पार्षद हूँ। पितृपक्ष पूर्णिमा से लेकर 15 दिन का पितृपक्ष होता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन का महालय श्राद्ध और तर्पण हो गया है। अच्छा, और सर ये क्या इस वक्त उतने जो है पूजा के लिए लोग आ रहे हैं जैसा पहले आते थे? ना, इस बार तो बहुत ही कम संख्या में लोग पधारे हैं यहाँ पे, और जितने लोग आते थे उससे 25% भी लोग नहीं आए हैं। ये भ्रामक प्रचार हो गया कि पितृपक्ष में पिंडदान नहीं होगा और तर्पण नहीं होगा, इस कारण लोग बहुत भारी मात्रा में नहीं आ पाए हैं, इससे कार्य प्रभावित हो रहा है। लोगों के ना आने का कारण क्या है सर? ये भी
ये जो प्रचार है कि तर्पण नहीं होगा, कोई भी धार्मिक गतिविधियों पे रोक है ना, तो मिथ्या प्रचार हो गया है। इस कारण लोग हमारे भय के नहीं आ रहे हैं, हम जाने तो हमारे खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो जाएगी, जबकि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। तर्पण बड़े आराम से लोग बैठ करके दूर दूर करते हैं, श्राद्ध भी बहुत दूर दूर बैठ कर करते हैं। ये अनावश्यक भ्रम की एक स्थिति पैदा हो गई। पितृपक्ष शुरू होने के साथ ही गंगा के किनारे पिंडदान और श्राद्ध कार्यक्रम भी लोगों के शुरू हो गए। इस बीच गंगा की सफाई का अभियान चलाने वाले राजेश शुक्ला द्वारा इस मौके पर आज पितृपक्ष शुरू होने के साथ ही गंगा की सफाई के लिए फिर से अभियान शुरू किया गया। आमतौर पर इस समय गंगा बढ़ी हुई है, फिर भी गंगा में गंदगी न जाए इसके लिए राजेश सक्रिय हैं और उन्होंने पिंडदान के लिए आए लोगों को भी गंगा में गंदगी न फेंकने के लिए अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया। वाराणसी में आज सुबह 183 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव सक्रिय मरीजों की संख्या 1848 हो गई है, जबकि बनारस में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8000 से ऊपर चल रही है। इसके अलावा एक व्यक्ति की मृत्यु होने से बनारस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 141 हो गई। कल वाराणसी में 128 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। अभी भी वाराणसी में 14000 से ज्यादा मरीजों की जांच लंबित पड़ी हुई। देर शाम तक कुछ और रिपोर्ट सामने आने की संभावना है। अब कहते हैं चाइनीज मंजे पर रोक लगाने की मांग की। वाराणसी में चाइनीज मंजे पर रोक लगाने की मांग पिछले कई वर्षों से हो रही है। प्रशासन द्वारा सार्वजनिक तौर पर रोक लगा भी दी गई है, लेकिन चोरी छपे चाइनीज मंजे की बिक्री लगातार होती रही है और जिसके चलते हर वर्ष अनेकों दुर्घटनाएं होती हैं। 2 दिन पूर्व एक दुर्घटना में छोटी सी बच्ची की जान चली जाने के बाद यह मामला फिर से गर्मा गया है और चाइनीज मंजे पर रोक लगाने की मांग फिर से तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया और अपनी मांग को लेकर के एसीएम फोर्स से मिलकर चाइनीज मंजे पर अवैध रूप से जो बिक्री कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस मुद्दे पर एसीएम फोर्स से मिलने वालों में दीपचंद गुप्ता, संदीप मिश्रा, मनोज यादव, गोलू, अभिषेक, संदीप, लालू और अभिकांत विश्वकर्मा आदि लोग शामिल थे। इसके साथ ही वाराणसी की खबरें समाप्त होती हैं। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें